हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी का स्पेशल करंट अफेयर, जो यूपी में होने वाले जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और खासकर अभी जो होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो होगा 11 अक्टूबर को, और आर जो है वो होगा आपका 27 जुलाई को। तो इससे पहले हमने तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने का हमने करंट अफेयर की मंथली वाइज बना करके डाल दिए, और ये है आपके मई का पूरे मंथ का करंट अफेयर स्पेशल यूपी का। तो देखते हैं, पहला टॉपिक है इसमें सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष। इनको अभी वियतनाम ले जाकर के वैशाख दिवस पर इनकी पूजा अर्चना की गई। तो बात करें तो यहाँ से सारनाथ स्थित पवित्र बुद्ध अवशेषों को मई 25 में वियतनाम में आयोजित यूनाइटेड नेशन का जो वैशाख दिवस है समारोह के अवसर पर इनको प्रदर्शित किया गया है। इनके बारे में जाने, बुद्ध के अवशेषों के। तो ये कहाँ से पहुंचे हैं? वियतनाम। तो ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी बिहार से संबंधित है ये अवशेष। और जो जो ये बिहार है मूलगंध कुटी बिहार, इसको महाबोधि सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता है। और इसकी जो स्थापना की थी मूलगंध कुटी बिहार की, वो अंगारिका धर्मपाल ने की थी। इसकी बात करें तो ये कहाँ से मिला था? तो ये 1927 से 31 के मध्य है नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश में एच लोंगहर्स्ट द्वारा की गई थी उस समय। और बाद में इनको राय बहादुर दयाराम सैनी ने भारत के वायसराय को की ओर से महाबोधि सोसाइटी को ये सौंप दिए। यह कार्यक्रम की बात करें तो भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? जो ये वियतनाम में हो रहा है। आगे बात करें, ये वैशाख दिवस बौद्ध धर्म का एक सबसे पवित्र दिन है, जो महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और प्राप्ति और महापरिनिर्माण की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक है, जो पूछ सकता है कि मूलगंध कुटी विहार यदि चर्चा में रहा तो इसकी स्थापना किसने की थी, ये किसको, ये कैसे यहाँ सारनाथ में आए अवशेष बुद्ध के नागार्जुनकोंडा से। दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन लैंडिंग हवाई पट्टी, इसका अनावरण किया गया योगी द्वारा। यूपी में बनी देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी, ये गंगा एक्सप्रेस वे पर बनी है, जो यहाँ पर रात में प्लेन उतर सकेंगे। जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो फाइटर जेट या ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, उसके माध्यम से जो एयरफोर्स के स्टेशन थे पाकिस्तान के, उनको ध्वस्त कर दिया गया था। और इसी तरीके से यदि ध्वस्त कर दिया जाता है और हमारे विमान कहाँ उतरेंगे यदि भारत में ऐसा अटैक होता है, तो उसके लिए इंडिया ने हवाई अड्डों, ये नेशनल हाईवे पर ही बहुत पट्टी बनाई है। तो ये भी 3.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप शाहजहाँपुर में जो बनी। पट्टी के दोनों किनारों पर 250 CCTV लगे हैं, तो लड़ाकू विमान लैंडिंग कर सकेंगे। तो देखते हैं 3.5 किलोमीटर शाहजहाँपुर में ये पहला एक्सप्रेस होगा जहां भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट या लड़ाकू विमान रात्रिकालीन लैंडिंग कर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये गंगा एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यदि इससे आता है गंगा एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन। दूसरा, इसकी जो कुल लंबाई है वो 594 किलोमीटर। आगे बात करें तो ये राज्य को पूरब से पश्चिम तक जोड़ने वाला ये जो एक्सप्रेस वे है 12 जिलों के 518 गांवों से होकर गुजरेगा, जो मेरठ से और प्रयागराज के बीच की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि 12 जिले आप रिसर्च करके लिख लेना इनको कि हाँ ये 12 जिले कौन कौन से हैं जहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे निकलेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 3 ऐसे एक्सप्रेस वे बनाए हैं जहाँ पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध है। कहाँ कहाँ? पहला लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, 3 हो गए हैं। यह पहली बार है जब भारत के में किसी एक्सप्रेसवे पर रात में राफेल, मिराज और जगुआर जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान लैंड करें। आनंदी बहन अगला टॉपिक है, आनंदी बहन पर आधारित पुस्तक। तो इसको 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप सिंह धनखड़, इन्होंने इनकी पुस्तक जो क्या नाम है, चुनौतियां मुझे पसंद है, का विमोचन किया। ये विमोचन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़। पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम जो हुआ कहाँ हुआ, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में
और मंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्रीगण और विशिष्ट जनों की उपस्थिति में संपन्न हो। इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये चुनौतियां मुझे पसंद है, किस पर लिखी गई है, आनंदीबेन पटेल पर, लेकिन इसके जो लेखक है कौन है, वो है विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी की ये रिपोर्ट, ये पुस्तक इंपोर्टेंट है और इसके लेखक भी इंपोर्टेंट है कि हाँ कंफ्यूजन के लिए आपको दे सकता है ये चारों ऑप्शन। पुस्तक में 14 अध्याय हैं। यह पुस्तक केवल एक जीवनी नहीं बल्कि लोकतंत्र, संघर्ष और आत्मविश्वास और नारी शक्ति का समग्र चित्र है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि सखी, ये देख लो, कृषि सखियों को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। कृषि सखी योजना के बारे में बात करें तो यह पहल कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को औपचारिक पहचान देती है, उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में कृषि सखी योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इसमें हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया यानी स्थानीय निवासी हो, यानी यूपी की रहने वाली, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हो या कृषि कार्य में सक्रिय हो और न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, साक्षरता अनिवार्य हो गया कृषि सखी योजना। आगे देखते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए वृद्धाश्रम। अब ये टॉपिक मेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आप पूछ ले कि ट्रांसजेंडरों के लिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या चुनौतियां, दूसरा सरकार द्वारा क्या क्या पहले की गई और आप उसके लिए क्या क्या सुझाव देना चाहते, इस तरीके से पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी ट्रांसजेंडर हैं, मेल या फीमेल, सॉरी ट्रांसजेंडर नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इनको, इस पहल के तहत इन्हें पेंशन, आयुष्मान कार्ड, नियमित स्वास्थ्य जांच, पौष्टिक भोजन, दवाइयाँ, चिकित्सीय देखरेख और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जैसी आवश्यक सेवाएं दी जाएंगी। उद्देश्य क्या है, ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। आगे बात करें, वृद्ध ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए वृद्ध आश्रमों में विशेष व्यवस्था की गई, जिनमें सामुदायिक गतिविधियां, पुस्तकालय, योग और ध्यान सत्र भी सम्मिलित है। इनके लिए दूसरी भी स्कीम चलाई गई है यूपी द्वारा, जैसे गरिमा गृह बनाए गए, इसके अंदर गोरखपुर में गरिमा गृह की स्थापना की गई है, जहाँ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवास की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। 2021 में ट्रांसजेंडर कल्याण पॉलिसी यूपी सरकार लाई और इसी के तहत ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया है। आगे बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर नागरिकों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की भी अभी घोषणा की है। तो ये आपको मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो ये या प्रीलिम्स में पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि जो ट्रांसजेंडरों के लिए वृद्धाश्रम बनाए गए हैं वो कितनी वर्ष के अधिक आयु के ट्रांसजेंडरों के लिए। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, अभी क्या हुआ है कि आर्यव्रत और ये प्रथमा और बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक जो है, इनका विलय करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया है। तो यहाँ से रिलेटेड अभी यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे आप ये पूछ ले उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में कौन कौन से बैंक शामिल जिसका विलय किया गया है, तो आपको तीनों का नाम पता होना चाहिए। तो 3 क्षेत्रीय बैंक है जो आर्यव्रत, प्रथमा और बड़ौदा, यूपी बैंक का विलय कर दिया गया, जिसे अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में जानते हैं, उद्देश्य क्या है इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक तो यानी वित्तीय समावेशन, एकीकृत प्रबंधन और बेहतर ग्राहक सेवाएं सुनिश्चित करना। यह नया बैंक वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत 1 मई 2025 से अस्तित्व में आया। आगे बात करें तो इसका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के 26 जिलों तक फैला होगा, जिसमें कुल 26 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालन किया जाएगा। इस नवगठित बैंक का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए लखनऊ में स्थापित किया जाएगा और संचालन की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रेजेंस में किया जाएगा। इसके लाभ क्या में होंगे भाई, ऋण वितरण में सुगमता होगी, डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा और सुविधाओं की निगरानी। नाबार्ड द्वारा एक विशेष समिति गठित की गई है जो ग्राहकों की सुविधा का आकलन करेगी। आगे देखते हैं, पीपरहवा अवशेष चर्चा में रहे। अभी हांगकांग में सोथबी को पवित्र पीपरहवा अवशेषों की नीलामी करने से रोकने के लिए एक मजबूत कूटनीतिक और कानूनी अभियान शुरू किया है, विदेश मंत्रालय ने किया था, जिसके बारे में माना जाता है कि वो भगवान बुद्ध के अवशेष है। पीपरहवा अवशेष के बारे में बात करें तो इन्हें
उत्खननकर्ताओं ने 1858 में पीपर हवा स्तूप में पीपर हवा अवशेषों की खोज की थी, जिसे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और प्राचीन कपिल वस्तु ही माना जाता है। अवशेषों में हड्डियों के टुकड़े, क्रिस्टल के ताबूत और सोने के आभूषण और अन्य अनुष्ठानिक प्रसाद शामिल है। एक ताबूत पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख है लिखा है जो अवशेषों को प्रत्यक्ष रूप से भगवान बुद्ध से जोड़ता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि इन्हें शाक्य कुल द्वारा स्थापित किया गया था। यह हो गया आपका पीपर हवा लेक। तो आपको पीपर हवा लेक बताइए कमेंट करके कि किस जिले में है, यूपी। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में वैश्विक सेवा केंद्र खोला गया है। विदेशी ये वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वैश्विक क्षमता केंद्र को मंजूरी प्रदान की है योगी कैबिनेट ने। तो इसकी बात करें तो उद्देश्य क्या, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर ले जाना है। दूसरा अनुमान है कि यह नीति आईटी, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और अभी नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में वैश्विक अभिकर्ताओं को आकर्षित करेगी। ये आपके पेपर 5 और 6 जो यूपी से स्पेशल जुड़े हुए हैं वो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में ये आपको डालना होगा। यह नीति आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने पर केंद्रित है तथा इसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद ही तैयार किया गया। तो क्या क्या डोमेन शामिल है इसमें? पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन और इंजीनियरिंग डिजाइन और विकास। आगे बात करते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीर रथ पार्क की स्थापना कहाँ की है, डायरेक्ट पूछ ले। ये आपका वीर रथ, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में एक म्यूजियम और ओपन थिएटर सहित वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ये किया जाएगा। पार्क के बारे में बात करें तो यह पार्क कुल 32 स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के समीप स्थित नलगढ़ गांव में स्थापित किया जा रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो नलगढ़ गांव शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कर्नल सिंह की शरण स्थली रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है नलगढ़ गांव। ऐसा माना जाता है कि इन सेनानियों ने ही यहाँ ही रहकर ब्रिटिश सेना पर हमले की रणनीतियां तैयार की थी नलगढ़ गांव से। इस पार्क की स्थापना लगभग 22 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिसका लागत है कुल 42 करोड़। इस पार्क में एक म्यूजियम होगा, शहीदों की पत्थर की मूर्तियां होंगी और सूचनात्मक यानी प्रदर्शन पट लगाए जाएंगे। संग्रहालय की जो दीवार हो उन पर स्वतंत्रता और सेना के जवानों की कहानियां भी अंकित की जाएंगी। आगे देखते हैं, मिशन शक्ति किस लिए चर्चा में रहा है, तो पुराना लेकिन चर्चा में था। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचते हुए 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच बनाने में सफलता प्राप्त की है। मिशन के बारे में जानते हैं, मिशन शक्ति के, तो ये उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी बहुआयामी योजना है। उद्देश्य महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। इसकी शुरुआत की बात करें तो 17 अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था और इसके अब तक 5 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसे 5 चरण इसके कंप्लीट हो गया, यदि मेंस में क्वेश्चन पूछे तो मिशन शक्ति क्या है और इसकी उपलब्धियां अभी तक क्या रही और क्या क्या चुनौतियां हैं इसके सामने, इस तरीके से क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है। उपलब्धियों की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का जो आयोग है, इसकी जो भी कॉपी चेक करने वाले वो बहुत बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं। वो सबसे ज़्यादा यही देखते हैं कि हाँ किसने फैक्ट डाले हैं, तो आपको कुछ फैक्ट भी क्वेश्चन में डालने होते हैं मेंस में। तो देखते हैं, 1707 संभावित बाल विवाह रोके गए मिशन शक्ति के तहत, बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा जिससे सुनिश्चित की गई। आगे बात करें, महिला हेल्पलाइन 1090 ने अब तक 7.78 लाख मामलों को सफलतापूर्वक निपटाया है। आगे बात करें, वन स्टॉप सेंटरों ने हिंसा और दुर्व्यवहार के 2.10 लाख से अधिक मामलों में सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 23.40 लाख लड़कियों को लाभ प्रदान किया गया और आकांक्षी जिलों में 2 लाख से अधिक बालिकाओं की पहचान कर उनके समग्र विकास के लिए सहायता दी गई। तो ये हो गया अचीवमेंट मिशन शक्ति के तहत। आगे बात करते हैं, जीएसटी संग्रह में मेरिट, तो यूपी के सभी जिलों में मेरिट शीर्ष पर रहा, जो वहाँ के कमिश्नर हैं IRS। तो अप्रैल 25 में
उत्तर प्रदेश के मेरठ जोन ने राज्य कर विभाग के अंतर्गत जीएसटी कलेक्शन में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जीएसटी कलेक्शन के बारे में जाने तो लखनऊ का कॉर्पोरेट सर्किल मुख्यालय दूसरे स्थान पर रहा। पहले पे मेरठ हो गया, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे गौतम बुद्ध नगर और चौथे पे लखनऊ और पांचवें पे बरेली। राज्य कर विभाग के पोर्टल के अनुसार अप्रैल 24 में मेरठ जोन द्वारा 147.34 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया था, जबकि अप्रैल 25 के लिए 287.08 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो मेरठ जोन ने इस वर्ष अप्रैल में 211.87 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह कर लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया है। तो आपको बस यही पता होना चाहिए इसमें कि जो जिले हैं शीर्ष जीएसटी कलेक्शन में वो कौन से नंबर पे। पहले पे मेरठ हो गया, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे गौतम बुद्ध नगर। बस 3-4 आपको याद रख लो, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट। यूपी सरकार ने अभी वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर के 2 योजनाएं चलाई हैं, यूपी एग्री और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम। ये अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष और ये उनकी टीम। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष की उपस्थिति में लखनऊ में यूपी एग्री और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस रिलेटेड, हो सकता है इसी बार पूछ ले 2024 के मेंस में। तो यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के 28 जिलों में लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिलों की बात करें जहाँ पे यूपी एग्री परियोजना चलाई जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बात करें तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य है। कार्यक्रम की कुल लागत की बात करें तो कुल लागत आएगी 3900 करोड़, जिसमें 2737 करोड़ रुपए का ऋण वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा, जबकि राज्य सरकार द्वारा 1166 करोड़ रुपए का अंशदान दिया जाएगा। ये 6 वर्ष की जो ऋण सहायता वर्ल्ड बैंक द्वारा दी जा रही है, इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को 1.23% की ब्याज दर पर 35 वर्षों में चुकाने का वादा किया गया है। बात करें इससे 10 लाख किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है और इसमें 30% महिलाएं का ध्यान हमें रखना होगा कि उन्हें 30% महिलाओं को लाभ मिले। इस परियोजना के तहत 10,000 महिला उत्पादक समूह को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को उन्नत प्रशिक्षण के लिए विदेश भी भेजने की तैयारी की जा रही है, कृषि संबंधित प्रक्रियाओं को दूसरे देशों को जानने के लिए। ये हो गया आपका एग्री। और दूसरा टॉपिक, दूसरी योजना है एआई प्रज्ञा। इसका उद्देश्य क्या? उत्तर प्रदेश को एआई और डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में नेतृत्वकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। इसके अंतर्गत 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस पहल से प्रदेश में एआई आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, डिजिटल दक्षता कार्यबल का निर्माण होगा। कार्यक्रम का संचालन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, सचिवालय, प्रशासन जैसे विभिन्न राज्य विभागों के सहयोग से किया जाएगा। ये हो गया आपका एआई प्रज्ञा कार्यक्रम। मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और हो सकता है प्री में तो पूछेगा, संभावना ऐसी बनी रहती। अभी बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम की, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसके तहत अभी 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्ट। तो इसकी योजना की बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो ये मुख्यमंत्री द्वारा 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के विशिष्ट और पारंपरिक उत्पादों की पहचान की जाती है और उन्हें जीआई टैग प्रदान किया जाता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। अब देखते हैं 12 जो नए उत्पाद शामिल किए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, वो कहाँ से क्या क्या लिए गए। बागपत से बात करें तो बागपत से लिए गए कृषि यंत्र और संबंधित उपकरण, सहारनपुर से होजरी उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग फिरोजाबाद से, सत्तू उत्पाद बलिया से, गाजियाबाद से मेटल वस्त्र परिधान, बिजनौर से ब्रश और इसके संबंधित प्रोडक्ट, अमरोहा से मेटल और वुडन हैंडीक्राफ्ट, आगरा से पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर, हमीरपुर से मेटल, बरेली से लकड़ी के उत्पाद, एटा से चिकोरी उत्पाद और प्रतापगढ़ से खाद्य प्रसंस्करण। यह योजना जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है
उत्तर प्रदेश को 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। अब तक इस योजना के तहत 62 उत्पाद सूचीबद्ध थे, अब 12 जोड़ देने पर इनकी संख्या 74 हो गई है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपर लोहे सामग्री संयंत्र, पेपर में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट के बारे में बात करें तो इस प्लांट को पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी है एरोलॉय टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। एक प्लांट की बात करें 50 एकड़ में फैला होगा, वार्षिक उत्पादन क्षमता 6000 टन होगी। यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट टाइटेनियम रीमेल्टिंग सुविधा बन गया है। इस संयंत्र में उपयोग की जा रही अत्याधुनिक तकनीक को शामिल है, कौन कौन सी हैं? यह है वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग, इलेक्ट्रॉन बीम, प्लाज्मा आर्क मेल्टिंग, वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग। इन तकनीकों को कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? तो एरोस्पेस ग्रेड सामग्री का घरेलू उत्पादन संभव हो सकेगा, जो अभी हम आयात करके पूर्ति करते हैं। अगली योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की बफर में सफर योजना, पर्यटन से संबंधित है। और पर्यटन से संबंधित यदि आप मेंस में क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको ये जो योजना डालना जरूरी है, क्योंकि अपडेटेड है। उत्तर प्रदेश वन और वन्यजीव विभाग ने बफर में सफर योजना नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल शुरू की है। उद्देश्य क्या? इसका प्राथमिक लक्ष्य है बाघ अभ्यारण्य के बफर क्षेत्रों में सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। पहल का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य समुदाय के नेतृत्व में जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करके वन्य जीव संरक्षण प्रयासों को दृढ़ करना भी। यह योजना कहाँ कहाँ लागू की जा रही है, किस किस टाइगर रिजर्व में? तो ये हो गए दुधवा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जैसे प्रमुख टाइगर रिजर्व के बफर जोन में क्रियान्वित की जा रही है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और भारत नेपाल सीमा से निकटता के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें, सोहागी बरवा और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। ये हो गई आपकी बफर में सफर योजना। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट अलंकार। ये प्रोजेक्ट अलंकार है, इसके यहाँ पे एम दिए हुए हैं क्या क्या। तो नई दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इसकी व्यापक प्रोजेक्ट भारत सरकार की जो शैक्षिक उत्तर प्रदेश सरकार की जो शैक्षिक सुधार योजना है प्रोजेक्ट, इसकी व्यापक रूप से सराहना की गई। तो जानते हैं इसे 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा, इसका लक्ष्य 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी ढांचे और सुविधा मानदंडों पर 100% अनुपालन सुनिश्चित करना है। प्राथमिक लक्ष्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल, समावेशी और आधुनिक शिक्षण वातावरण तैयार करना। यहाँ पे देख लेते हैं, पहला एडवांस, दूसरा लर्निंग आउटकम, तीसरा न्यूट्रिंग ऑफ चिल्ड्रन, चौथा नॉलेज, पांचवा एडिट असिस्टेड बाई 6 और रिनोवेशन ऑफ स्कूल। ये इसके अहम है उद्देश्य। आगे बात करते हैं, शादी अनुदान योजना की चर्चा में रही भाई। इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1 लाख जो ओबीसी परिवार को विवाह अनुदान प्रदान किया है। परियोजना की इसकी बात परिचय की करें तो योजना गरीब, निर्बल तथा बीपीएल परिवारों में जीवन यापन करने वाले ओबीसी वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्रता मापदंड की बात करें तो मान्यता प्राप्त ओबीसी वर्ग में होना चाहिए। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। आगे बात करें शादी की तो लड़के लड़की की आयु 18 और 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आगे निराश्रित विधवाओं, विकलांग, भूमिहीन और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के विवाह के लिए भी सब्सिडी देने में प्राथमिकता दी जाती है। अनुदान राशि की बात करें, प्रति विवाह 20,000 रुपये। एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को अनुदान दिया जाएगा।
आगे देखते हैं बाल श्रम उन्मूलन अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने, यहाँ भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि 2027 तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो उद्देश्य क्या है इसका? बाल श्रम से संबंधित जागरूकता बढ़ाना, उन्हें शिक्षा प्राप्त प्रदान करना, पुनर्वास का समर्थन करना, ताकि प्रत्येक बच्चे के विकास और सीखने के उचित अवसर उन्हें मिल सके। सरकार जन भाग सहभागिता को बढ़ाने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून यानी अभी आने वाली को विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। आगे देखते हैं भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा बाल श्रम उन्मूलन कब तक समाप्त करने का निर्णय लिया है बाल श्रम को, तो 2027 तक। भारत उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक बनेगी? 2029 तक। ऐसे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो भारत की यहाँ पे भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन है। इसके लेकर के भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया, उसी के तहत ये विस्टाडोम ट्रेन चलाई जा रही है। तो जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन के बारे में देखें तो यह ट्रेन कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी, और जिससे यात्रियों को राज्य की समृद्ध जैव विविधता का अनुभव करने का मौका मिलेगा। ये भी पर्यटन से संबंधित है, तो इसको भी आप पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में डाल सकते हो। वर्तमान में यह सेवा सप्ताहांत पर संचालित है, लेकिन इसे दैनिक परिचालन में विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है। सप्ताहांत का मतलब सप्ताह में एक बार, जिससे यह वर्ष भर अधिक अंकों के लिए सुलभ हो सके। एक गंतव्य 3 वन क्या है यह योजना? उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है, जो ये जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन। उद्देश्य दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करना, ताकि वन्य जीवों के बीच बेहतर और अधिक अनुभव प्राप्त हो सके। ये हो गया आपके बफर में, तो सॉरी 2 हो गए पर्यटन से संबंधित योजना, बफर में सफर और विस्टाडोम ट्रेन। ये दोनों टॉपिक आपको यदि पर्यटन से संबंधित हर बार मेंस में पूछता है क्वेश्चन यूपी से संबंधित, तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं बस, यही कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया आपका पूरे मई का करंट अफेयर कंप्लीट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।